अच्छा जी, चलो। देखिए, हम लोग पहले पेपर पैटर्न से अपनी बातों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी कॉपी वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर में मैं टाइम दूंगा, इजी होगी फिर आपको उसे कॉपी की। देखो, ए लेवल्स जो आपके पास है बेटा, उसके अंदर ऐसा है कि जो आपका समझ लें 60% ओ लेवल का वही रिपीट होगा। 60%, ज्यादा नहीं। आपका 60% ऑफ सिलेबस रिपीट होगा एएस इकोनॉमिक्स में। और जो आपने पीछे चीजें पढ़ी हैं उनका और एडवांस वर्जन आपके पास आता है। A2 इकोनॉमिक्स जो आपके पास है वो तो बिल्कुल ही मामला ही अलग है ना। उसके अंदर आपके पास कोई चीज एज सच जो है वो रिपीट नहीं हो रही होती। ओ लेवल का भी बस छोटा सा चंक आ रहा होता है, एएस का भी। अब एएस में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो A2 के सिलेबस में चली गई हैं, और A2 की कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो एएस के सिलेबस में आ गई। सही है, लास्ट मतलब इस अटेम्प्ट के लास्ट अटेम्प्ट के हिसाब से, 2023 के अटेम्प्ट के हिसाब से। तो उसमें ये है, आपके पेपर पैटर्न भी बदल चुका है, आपकी आंसर राइटिंग टेक्निक भी बदल चुकी है। तो अगर आप मेरे YouTube पे जाते भी हो प्रैक्टिस करने के लिए पास पेपर्स के लिए, तो 2023 के पास पेपर्स आपके लिए रेलेवेंट है। 2023 बैकवर्ड्स आपके लिए रेलेवेंट नहीं। ठीक है, क्योंकि 2023 का आपकी पहली अटेम्प्ट थी जो आपके पास ये हुआ है, और ये आपके पास चेंजेस आए। सही। वो अटेम्प्ट करने का फायदा कोई नहीं। अगर आपने डेटा रिस्पॉन्स करना है प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, डेटा रिस्पॉन्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेराज अगर मैं बात करूं हमारे करंट पेपर पैटर्न की सेक्शन बी की, वो किसी काम का नहीं। ठीक है, वो चेंज हो चुकी है चीजें। अच्छा, डायरेक्ट पेपर पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ए लेवल इकोनॉमिक्स एएस की हम लोग बात करें। बेटा, आपके पास जो है वो दो पेपर्स, पेपर्स की तादाद वही है जो हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। दो पेपर्स आपके पास हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 सेम वही है, 30 MCQs। ठीक है, 30 मार्क के एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, 30 सवाल होंगे। पर क्वेश्चन आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी। सही। अच्छा, ये पेपर होता है आपका 1 घंटे का। अब 1 घंटे का मतलब ये है कि आपने पर एमसीक्यू कितने मिनट देने हैं? 2 मिनट, दो से ज्यादा नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जो एक एमसीक्यू में फंस जाते हैं, तो उनको जब तक तेल ना लगाओ वो आगे बढ़ते ही नहीं। भाई, आप लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा, छोड़ के आगे बढ़ो। सही है, छोड़ के आगे बढ़ो, रिमेनिंग अटेम्प्ट करो। जब टाइम थोड़ा सा बच जाए, आपके बकाया सारे एमसीक्यूज हो जाए, वापस उसके ऊपर आए, देखें कि आपको क्या लगता है आंसर। कभी भी एमसीक्यू को खाली छोड़ के मत आना। यार, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शन का मतलब है 25% चांस है कि आपका एक ना एक आंसर करेक्ट है। ऐसा है कि नहीं? 25% चांस है एक ना एक करेक्ट होगा। तो भाई, जो आपको क्लोजेस्ट लग रहा है ना कि यार ये हो सकता है आंसर, उस पर क्लिक करो, उस पर टिक करके आ जाओ। ठीक है, खाली मत छोड़ गया। कुछ भी नहीं समझ आ रहा, अल्लाह अकबर मार्क करो बस, हो सकता है करेक्ट हो जाए। भाई, ये एमसीयू का पेपर ऐसा होता है जो एक एक दो दो मार्क्स से आपको ग्रेड बदल देता है। समझे बात को? तो एमसीक्यूज के लिए जो है, हम लोगों ने आपके लिए टॉपिकल एमसीक्यू की बुक डिजाइन की हुई है। आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है, तो आपको भी वो बुक वो लेवल के हिसाब से मिली होगी। तो एएस के लिए टॉपिकल एमसीक्यू की बुक डिजाइन की है। अब बेटा, आपके जो नोट्स का सेट है उसमें 5 बुक्स हैं। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 ये ईयरली है, पेपर 1 टॉपिकल जो मैं अभी आपको बता रहा था, टॉपिकल एमसीक्यूज वाली बुक, माइक्रो के नोट्स, मैक्रो के नोट्स। ठीक है, जो हमारे पास पेपर्स हैं उनमें मैंने रीसेंट पेपर्स डाले हुए ऑल वेरिएंट, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 2023 बैकवर्ड आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपने करना भी है, आप उनका सिर्फ डेटा रिस्पॉन्स करेंगे निकाल के, दूसरे क्वेश्चंस तब तक नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को चेंज करूंगा अकॉर्डिंग टू करंट पेपर पैटर्न। ठीक है, तो भाई, ये 5 किताबें आपको मिलेंगी। आपके पास जो बुक होगी P1 टॉपिकल, तकरीबन भी 1000 MCQs उस बुक में। सही है बेटा, 1000 MCQs का मतलब ये है कि आपने अगर पूरी की पूरी बुक को अटेम्प्ट कर ली, तो यार क्या 10 MCQs भी रिपीट नहीं होंगे? एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। सही है, एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। भाई, 1000 में 10 का परसेंट कितना होता है? 0.1%। कुछ भी नहीं है यार। अगर आपने वो 1000 MCQs अटेम्प्ट कर लिए, इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, बाकी बात करते हैं फिर P2 के हवाले से। देखो, पहले आपके पास क्या होता था इन योर पेपर 2, आपके पास दो सेक्शन आते थे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सही है, सेक्शन ए डेटा रिस्पॉन्स था, सेक्शन बी आपके पास 3 क्वेश्चन आते थे, तीन में से कोई सा भी आपने एक अटेम्प्ट करना होता था।
ठीक है, ये आपका पुराना पेपर पार्ट। और हर क्वेश्चन के दो पार्ट होते थे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए 8 मार्क का, पार्ट बी 12 मार्क का, ये हिसाब। एग्जामिनर ने अब चेंज कर दिया। पहले पेपर सेक्शन ए सेक्शन बी मिला के 40 मार्क का, एग्जामिनर ने अब चेंज कर दिया। एग्जामिनर ने कहा कि यार तुम्हारा जो सेक्शन ए है ना, तुम्हारा जो सेक्शन ए है वो तो चलो मैंने वही रखा हुआ डेटा रिस्पॉन्स, 20 मार्क का डेटा रिस्पॉन्स है। केस स्टडी आएगी, केस स्टडी आपने पढ़नी है। केस स्टडी को देखते हुए आपने अपने आंसर्स को अटेम्प्ट, ठीक है, पहला सेक्शन तो आपका सेम। एग्जामिनर ने बोला यार तुम बच्चे लोग बहुत चालाक, तुम लोग पता है क्या करते हो, तुम लोगों को माइक्रो आसान लगता है, माइक्रो रट के आ जाते हो और सेक्शन बी में हमेशा माइक्रो का सवाल करो। एग्जामिनर ने बोला तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब से मैं 2 सेक्शन दूंगा, सेक्शन बी जो कहां से आएगा और सेक्शन सी जो कहां से आएगा। एग्जामिनर ने कहा कि मैं 2-2 क्वेश्चन दूंगा, तुमने कितना अटेम्प्ट करना है, एक एक तुमने अटेम्प्ट करना, ठीक है, दो में से एक क्वेश्चन की चॉइस। तो सेक्शन बी में एक सवाल आएगा, सेक्शन सी में एक सवाल आएगा, सेक्शन ए में एक पूरा डेटा रिस्पॉन्स आपके पास। तो भाई 20 मार्क आपके ये आ गए, 20 मार्क आपके ये आ गए, 20 मार्क आपके ये आ गए, टोटल कितने मार्क्स का पेपर बन चुका है। सही। और ये पेपर का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 2 घंटा। 2 घंटे में आपने इसको अटेम्प्ट कर। देखो अब मैं एक टेक्निक बताने वाला हूँ। वो टेक्निक ये है कि बेटा नेवर स्टार्ट योर P2 एग्जाम विद सेक्शन ए, ऑलवेज अटेम्प्ट सेक्शन ए इन द एंड। आप हमेशा कहां से स्टार्ट करेंगे, या तो सेक्शन बी से या तो सेक्शन सी से, जिसपे आप कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपने इन दोनों में से किसी एक से स्टार्ट करना है। ये वाला आप हमेशा लास्ट में करेंगे। ये फर्स्ट क्लास है इसलिए मैं इस पे बहुत डिटेल में आप लोगों को पेपर पैटर्न समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का बाद में कोई मसला नहीं। ठीक है बेटा, सेक्शन बी या सेक्शन सी में से कोई एक आप अटेम्प्ट करेंगे, तो दोनों करने के बाद आप सेक्शन ए में जाओ। अच्छा सर 2 घंटे का पेपर है, मैं टाइम कैसे एलोकेट करूँ, किस क्वेश्चन को कितना टाइम। बेटा 45 मिनट्स आप देंगे यहाँ पे, 45 मिनट्स आप देंगे यहाँ पे, और रिमेनिंग 30 मिनट्स कहाँ पे देंगे। इससे 1 सेकंड भी एक्सीड नहीं कर। समझ में आती है बात, आदि क्लियर है। इस्माइल कुछ पार्ट्स हैं, हाँ एक क्वेश्चन में कुछ पार्ट, हाँ हाँ बताऊंगा, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। क्लियर है बेटा सारी कहानी। अच्छा बेटा जो ऑनलाइन हमारे पास बैठा हुआ है, क्या नाम है, राफे, राफे क्लियर है आपको सब। टाइप कर देना, माइक नहीं खोलना, ठीक है। सही है भाई, ये बेसिक जनरल हम लोगों ने अब तक बातें की। अब बात करते हैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के ऊपर। बेटा सेक्शन बी एंड सेक्शन सी दोनों के डिफरेंट मार्क्स हैं। सेक्शन ए कितने मार्क का होता है, 8 मार्क का। सेक्शन बी कितने मार्क का होता है, सॉरी सेक्शन ई पार्ट बी कितने मार्क का होता है, 12 मार्क। अच्छा देखो मैं पुराने पेपर पैटर्न से नए पेपर पैटर्न को कंपेयर कर रहा हूँ, कि कल को अगर आप लोग गलती से मेरे यूट्यूब पे जाके पुरानी वीडियो खोल लो, तो आपको पता होना चाहिए फर्क क्या है। बेटा पहले के जमाने में 2023 से पहले 8 मार्क वाले क्वेश्चन में इवैल्यूएशन कंक्लूजन रिक्वायर्ड नहीं था, अब से है। आपने इवैल्यूएशन कंक्लूजन दे 12 मार्क वाले क्वेश्चन में पुराने जमाने में नॉलेज के कोई मार्क्स नहीं होते थे, यानी कि आपने नॉलेज नहीं देनी, डिफाइन नहीं करना, कोई इंट्रोडक्शन नहीं देना। अब से एग्जामिनर ने 2 मार्क एलोकेट कर दिए हैं नॉलेज के लिए। बोला कि भाई तुम नॉलेज दोगे, नॉलेज दो, उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट। तो ये एक डिफरेंस है जो हमारे पास चेंज आया है पेपर पैटर्न के हिसाब से। सही। अच्छा अब देखो क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन इन पार्ट ए, नॉलेज इन पार्ट बी। सही है। ड्रॉ डायग्राम। एक मुझे समझ नहीं आता आप लोगों के साथ क्या मसला है, कि आप लोगों को ये चीज किस भाषा में समझाई जाए कि डायग्राम बहुत जरूरी है। देखो एक बॉडी है, एक इंसान है, जिस्म है, उसके अंदर जब तक दिल है वो चल रहा है, दिल खत्म हुआ तो अल्लाह हाफिज। सही है। इसी तरह आपकी डायग्राम जो है वो आपके आंसर की बॉडी का दिल है। डायग्राम नहीं बनाओगे मजा नहीं आएगा, ना मार्क्स में। समझ में आती है बात। तो भाई डायग्राम बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ड्राइंग अगर नहीं आ रही, सही ड्राइंग ही नहीं आ रही तो सीखो। अब जाहिर है आप वो लियोनार्डो डा विंची तो नहीं हो कि आपने जो है वो पूरा पूरा वो करना है, पोर्ट्रेट बनाना है, आपने तो बस ग्राफ्स ही बनाना है ना। और क्या करना है आपने, एप्लीकेशन, यानी कि केस से लिंक करना, केस के साथ लिंक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम लोग अपने क्वेश्चंस बढ़ करेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिंपल पेपर पैटर्न है। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मार्क्स को गेन किया जाता है इन एएस इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है।
बेटा ये पेपर 2 है, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, किस तरीके से एग्जामिनर चेकिंग करता है मैं ये चीज बता रहा हूँ, शायद ही कोई बंदा आपको ये बात समझाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको जितना अच्छे से समझा सकूं समझा दूं। बेटा एक टर्म होती है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, और इस असेसमेंट ऑब्जेक्टिव के एग्जामिनर ने एक बेंचमार्क लगाया हुआ है, एक बैरियर लगाया हुआ है कि यार इस बच्चे के आंसर में ये चीजें अगर हुई तो मैं इसको इस रेंज से लेके इस रेंज तक मार्क्स दे दूं। फॉर एग्जाम्पल ये 8 मार्क वाला क्वेश्चन है, ये उसकी असेसमेंट ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। आपने याद नहीं करना, बस समझना है। पार्ट ए 8 मार्क की असेसमेंट ऑब्जेक्टिव लिखे, AO1। AO1 का मतलब होता है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। भाई फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड, तो आप पहले डिफाइन करेंगे ना, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज इलास्टिक डिमांड, व्हाट इज इनइलास्टिक डिमांड। तो बेटा ये क्या है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके आंसर में नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है तो एग्जामिनर ने 3 मार्क सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एलोकेट कर, 8 में से 3 मार्क सिर्फ और सिर्फ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के लगा दी कि भाई नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, 3 मार्क में इस बच्चे को दे दूँ, 12 वाले में 2, उसमें भी जाते 3 मार्क में इस बच्चे को दे दूँ। फिर आता है AO2। अगर आपके आंसर में एनालिसिस और एप्लीकेशन आती है तो आप इस बैरियर से आगे बढ़ के कहाँ चले जाएंगे, AO2 पे, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 पे, जहां पर एग्जामिनर ने कहा कि आप अपने आंसर को केस से लिंक करो और एनालाइज करो। एनालाइज का मतलब है कि इससे क्या अफेक्ट आए। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो उससे इकोनॉमी पे क्या अफेक्ट आए, ये क्या होती है, एनालिसिस। अगर एक बच्चा है उसके आंसर में एनालिसिस एंड एप्लीकेशन भी है, 3 मार्क और 6 मार्क हो गए। 3 मार्क नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के और 3 मार्क एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। फिर आता है क्या, इवैल्यूएशन, जो मैंने आपको बताया कि 8 मार्क वाले क्वेश्चन में कितने मार्क की हो गई है, 2 मार्क। अगर आपने अपने आंसर को जस्टिफाई नहीं किया, कंक्लूजन नहीं दिया, अपनी बात का एक वजन नहीं रखा, तो बेटा आपको ये 2 मार्क नहीं मिलेंगे। तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 6 आउट ऑफ, पूरे के पूरे 8 मार्क लेने के लिए आपको इवैल्यूएशन भी करनी पड़ेगी। भाई बोलता है कि इस, अच्छा कौन से टाइप ऑफ टैक्स ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि डिफरेंट टैक्सेस है ना। बोलेंगे बट इनडायरेक्ट टैक्स बेहतर है या डायरेक्ट टैक्स बेहतर है, तो आप बताओ जी, मेरे हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्स बेहतर है, तो क्यों बेहतर है, रीजन बताओ, समझ में अपना ओपिनियन जी। बिजनेस की तरह जी उन्होंने थोड़ा सा बदल दिया, ठीक है। ये कहानी इसके अंदर फिलहाल चल रही है। अब बढ़ते हैं जरा 12 मार्क के ऊपर। बेटा 12 मार्क के अंदर बड़ा मजेदार गेम है, आप खुला खेल सकते हो। देखो 12 मार्क को एक इस तरह याद कर लो कि आपने बेनिफिट्स भी बताने हैं, आपने ड्रॉबैक्स भी बताने हैं, क्योंकि ये आंसर हमेशा किस तरह स्टार्ट होगा, ये आंसर हमेशा डिस्कस। मैं बोलूं आदि डिस्कस, क्या पाकिस्तान में रहना बेनिफिशियल है या नहीं, तो डिस्कस का मतलब क्या है, भाई आप फायदे भी बताओगे, नुकसान भी बताओगे, क्या सही है, सही है। आपने फॉर एंड अगेंस्ट दोनों के बारे में बात करनी है। चलो इधर आओ, यहां पर एग्जामिनर ने 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव डाले हैं, वापस से नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कितने मार्क, 2 मार्क, जो मैंने आपको भी बताया 2 मार्क आपके 12 मार्क के क्वेश्चन में आ चुके जो पहले नहीं हुआ करते थे, ठीक है। एनालिसिस एंड एप्लीकेशन के कितने मार्क्स हैं, 6 मार्क, 6। 2 + 6 कितने हो गए, 8 मार्क हो चुके हैं आपके अब तक। डायग्राम्स आपने बीच में ही कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी है, ठीक है। डायग्राम आपने बीच में ही कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी है, वो आपने लिखनी ही, बनानी ही बनानी, ठीक है जी, कोई टेंशन वाली बात। अब बात करेंगे हम लोग AO3 के हवाले से। सर व्हाट इज AO3, AO3 इज इवैल्यूएशन, जिसको एग्जामिनर ने कितने मार्क्स दे दिए, 4 मार्क, 4 मार्क एलोकेट कर दिए इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है 2 साइडेड जाना, फॉर में बात करना, अगेंस्ट में बात करना, सही है। अगर आप फॉर के अंदर ही 10 पन्ने लेके आ जाओ आपको मार्क्स नहीं मिले, ठीक है भाई। अच्छा, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 एंड असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 इक्वल्स टू 8 मार्क, ये तो मैंने आपको बात समझा दी है। अच्छा बेटा एग्जामिनर ने पता है क्या किया हुआ है, एग्जामिनर ने आपके ये इवैल्यूएशन के 4 मार्क है ना, उनको भी डिवाइड कर दिया, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, इसको भी डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, भाई अगर है ही नहीं, इवैल्यूएशन है ही नहीं तो 0 मार्क। अगर बड़ी ही बेकार सी और बड़ी घटिया सी इवैल्यूएशन लिखी हुई है तो एग्जामिनर आपको कितने मार्क देगा, 1, या फिर अगर बहुत तगड़ी इवैल्यूएशन है, जस्टिफाइड कंक्लूजन है, पावरफुल कंक्लूजन है, तो एग्जामिनर कितने मार्क देगा, 2 से, समझे। तो ये तो मार्किंग अपनी हो गई, ये तो मार्किंग हो गई, इसकी अपनी मार्किंग चल रही, ये अलग ही खेल है, समझे।
सर ये क्या लिखा हुआ है आपने? बेटा ये मैंने इन दोनों का मिला के लिखा हुआ है, ये मैंने इन दोनों का मिला के लिखा हुआ है। क्या मिला के लिखा हुआ है कि यार अगर आप लेवल 0 पे हैं तो 0 मार्क, लेवल 1 पे हैं यानी कि यहाँ पे कहीं पे हैं तो 1 से 2 मार्क मिलेंगे, लेवल 2 पे इतने, लेवल 3 पे। समझ गए बेटा बात? तो मैंने पेपर पैटर्न पे कम से कम भी 15 से 20 मिनट लगाए हैं। वो इसलिए लगाए हैं ताकि आप लोग पहली क्लास में उन चीजों को समझ जाओ जो आप आगे जाके फेस करेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। क्लियर है सारी कहानी? सही। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। सही। आज मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं करूंगा, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास है, इजी होके चलेंगे। बेटा क्लास के कुछ रूल्स हैं, मेरी क्लास के कुछ रूल्स होते हैं, ये बच्चे मुझसे पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इनको आइडिया है। पहला रूल मेरी क्लास का ये है कि आप लोगों ने टाइम पे पहुंचना है। 5 बजे हमारी क्लास है तो 5 बजे आप पहुंच जाओ। मेरी भी कोशिश होती है कि मैं टाइम पे पहुंचूं, बट क्योंकि मैं पीसीएस में रहता हूँ, मेरे कम से कम भी आधे घंटे का रास्ता है तो आते हुए 5-10 मिनट ऊपर हो ही जाते हैं, बट आपने टाइम पे आना। दूसरा रूल मेरी क्लास का क्या है, मैं जो होमवर्क दूं और जो डेडलाइन दूं मुझे उस डेडलाइन पे चाहिए। समझ रहे हैं बात को? जो बच्चे टाइम पे होमवर्क नहीं करते, आप लोगों ने रिजल्ट्स उनके आपके सामने, रिजल्ट आप लोगों ने देखे। ठीक है, टाइम पे होमवर्क नहीं करोगे, आप लोगों का अपना लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं। मैं 2-3 दिन बाद अम्मा अब्बा को फोन करूंगा, 2-3 बार अम्मा अब्बा को फोन किया, आप लोग नहीं सुधरे, मैं निकाल दूंगा क्लास। समझ में आती है बात? होमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जब नोट्स का सेट नसीब से लेंगे तो उसके अंदर 2 बुक्स हैं, माइक्रो और मैक्रो के नोट्स जो मैंने आपको बताया है, उसी के अंदर आपके टॉपिकल होमवर्क बने हुए। माइक्रो की बुक में माइक्रो के बिल्कुल एंड पे माइक्रो का होमवर्क है, मैक्रो की बुक में मैक्रो के एंड पे मैक्रो का होमवर्क। सही है। आप लोगों ने क्या करना है, अपने आंसर्स लिखने हैं फुल स्केप शीट्स पे। फुल स्केप शीट पता है क्या होती है? वो जो ऐसे खुल रही होती है। स्टेशनरी की दुकान पे जाओ, फुल स्केप शीट का 2-3 बंडल लेके रख लो। बटन वाला वो पता है केस जो होता है, बटन वाला केस, 2 वो रखने हैं आपने, बल्कि 3 रखने हैं। एक पे आप लिखेंगे माइक्रो, एक पे आप लिखेंगे मैक्रो, और एक पे आप लिखेंगे टेस्ट। ठीक है, मैं कम से कम भी दिसंबर तक 10 टेस्ट लूंगा। ठीक है, प्री मॉक अलग, मिड्स का टेस्ट अलग। सही है, मिड्स अलग, तकरीबन 12 टेस्ट हो जाएंगे दिसंबर तक। सही है, दिसंबर तक इतने टेस्ट हो जाएंगे। दिसंबर से लेके मई तक या अप्रैल तक, सही है, 5-6 टेस्ट और होंगे। फिर आपका एक फाइनल मॉक होगा। तो भाई टेस्ट का एक अलग फोल्डर बनेगा। समझ में आती है बात? एग्जाम से पहले ना मैं काम आऊंगा, ना मेरे नोट्स काम आएंगे। एग्जाम से पहले सिर्फ आपका होमवर्क काम आएगा, आपके टेस्ट पेपर्स काम आएंगे जहां पे आपको पता होगा कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक। समझ में आती है बेटा बात? क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। एक सेपरेट फाइल बना लें, सेपरेट फोल्डर बना लें, जहां पर आपका आंसर चेक होके आएगा, आप अपने आंसर को वहां पर इनपुट करते रहेंगे। समझ गए बात को? सही। बेटा बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आप में से कोई बुक यूज करता है तो यूज करना छोड़ दो, चला दो, उसको किसी काम की नहीं है वो। यहाँ पे आइएगा बेटा। इकोनॉमिक्स, हम लोग बचपन से एक रट्टा मारते हुए आए हैं कि डिमांड है तो नीचे की तरफ आएगा, सप्लाई है तो ऊपर की तरफ जाएगा। यही बचपन से रट्टा लगवाया है क्या? मैंने आपको लास्ट ईयर रट्टा लगवाया था? नहीं लगवाया था, मैंने लॉजिक बताई। वही लॉजिक मैं यहाँ पे बताऊं, हम लोगों ने रट्टा नहीं लगाया। क्योंकि A2 इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे कर्व्स आते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को गलत प्रूफ करते हैं और लॉ ऑफ सप्लाई को भी गलत प्रूफ करते हैं। तो अगर जो बच्चा रट्टा मार के बैठा हुआ है वो तो फंस जाएगा। तो रट्टा नहीं लगा। हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज समझनी है जिसको मैं कहता हूं गेम ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, क्या है बेटा? गेम ऑफ रिलेशनशिप्स। हम लोग अगर रिलेशनशिप का गेम समझ गए, पूरा इकोनॉमिक्स इजी है। सही है, यहाँ पे आओ जरा। बेटा यहाँ पे मैं आ गया। ठीक है, यहाँ पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त आ गया। जाहिर सी बात है, अच्छी दोस्ती है। तो अगर मैं किसी जगह पे जाऊंगा तो वो भी उस जगह पे जाएगा, और अगर मैं किसी जगह पे नहीं जाऊंगा तो वो भी उस जगह पे नहीं जाएगा। इस्माइल मुझे ये बताओ, क्या एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? सेम डायरेक्शन है, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ा, एक कम हुआ तो दूसरा कम हो गया। तो जब बेटा एरो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब है कि दो कमोडिटीज में कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। कॉपी नहीं करो जरा, अभी कुछ कॉपी नहीं करना। कैसा रिलेशनशिप है भाई? पॉजिटिव। तो बेटा जब भी आपके पास दो कमोडिटीज में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, कर्व हमेशा कैसा बनता है? समझ गए बात को? अच्छा इसी तरह आ जाओ आगे भाई। यहां पर मैं आ गया और यहां पर एक लड़का आ गया जिससे मेरी बहुत सख्त लड़ाई है। ठीक है,
दोस्ती थी, फड्डा हो गया। अगर मैं किसी जगह जाऊंगा तो वो उस जगह नहीं जाएगा, और अगर वो किसी जगह जाएगा तो मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगा। मुझे ये बताओ हादी, क्या एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ऑपोजिट? ऑपोजिट। तो बेटा ऑपोजिट का मतलब क्या है, कैसा रिलेशन है? नेगेटिव बोल लो, इनवर्स बोल लो, इनडायरेक्ट बोल लो, सही है। तो बेटा अब यहाँ पे आना जरा। बेटा अगर नेगेटिव रिलेशनशिप है तो कर्व कैसा बनेगा? कोई टेंशन वाली बात, कोई मसले वाली बात। अच्छा, अब दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तुमको जरा समझना। बेटा ये देखो, ये दोनों आपके अपवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स, ये दोनों कर्व्स किसको टच होते हुए बन रहे हैं? वाई एक्सिस। ये दोनों किसको टच होते हुए बन रहे हैं? आपने भी वाई एक्सिस से टच करके बना। सर, सर रीजन क्या है? रीजन मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह तकरीबन भी कोई 1 से 1.5 महीने बाद। ठीक है, रीजन मैं आपको बताऊंगा 1 से 1.5 महीने बाद। सही है, टाइम बाद सही है, तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद आपको रीजन बताऊंगा कि ऐसा हुआ क्यों। समझ गए बात को? तो आपने पहली चीज हमेशा ख्याल रखनी है कि ऑलवेज टच योर वाई एक्सिस, ऑलवेज टच योर वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा दूसरी बात, यार ये मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, क्या मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व यहाँ पे आके रुक रहा है या फिर ऐसे अपने एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? रुक रहा है। तो आपने भी उसको एक्स एक्सिस से कभी भी टच नहीं करना। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया भाई? नेवर टच योर एक्स एक्सिस। ठीक है। अच्छा तीसरी बात, बात सुनना, ये जो मेरा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ये क्या ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है या फिर मैंने यहाँ पे गैप दिया हुआ है? गैप दिया हुआ है। तो बेटा आपने भी ये गैप देना है जब तक मैं ना बताऊं। अपनी आदत बनाओ कि हमेशा ये गैप दे के आपने स्टार्ट कर। ठीक है, और इसके पीछे क्या रीजन है ये इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासों बाद आपके सामने आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। तो 3 बातें मैंने यहाँ पे बताई हैं। आ जाए आ जाए आ जाए। 3 बातें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। पहली बात क्या है कि ऑलवेज टच योर वाई एक्सिस, नेवर टच योर एक्स एक्सिस, और लास्ट क्या है, हमेशा गैप होना चाहिए। कोई मसले वाली बात? ऑनलाइन बेटा समझ गए, यहाँ तक बातें क्लियर है? कौन कौन है? माई कान और राफे क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? तो भाई एक चीज को याद कर लें, अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा, अगर रिलेशनशिप नेगेटिव है तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब आओ जरा यहाँ। बेटा हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिमांड। ठीक है, डिमांड की डेफिनेशन क्या कहती है आपसे? डिमांड की डेफिनेशन कहती है कि डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू कंज्यूम a certain good और a service। डिमांड की डेफिनेशन आपसे कहती है क्या? डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू कंज्यूम अ सर्टेन गुड और सर्विस। कोई भी चीज खरीदने की चाहत, कोई भी चीज खरीदने की ख्वाहिश, पैसे हैं, तो ये आप क्या क्रिएट कर रहे हैं? डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब डिमांड के अंदर एक चीज फॉलो होती है जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड बहुत ही एक सिंपल सा केस है जो एक लेमैन भी समझ सकता है। इसके लिए कोई इकोनॉमिस्ट बनना जरूरी नहीं है। इस्माइल एक बात बताओ, अगर किसी भी गुड की प्राइस बढ़ती है, अगर किसी भी गुड की प्राइस बढ़ती है तो क्या आप उसे ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? कम खरीदेंगे। लॉजिकल है। तो यार प्राइस बढ़ेगी तो आपकी क्वांटिटी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? कम हो जाएगी। और अगर किसी भी गुड की प्राइस कम होगी तो आप उसे ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? प्राइस कम होगी तो ज्यादा खरीदेंगे। तो क्वांटिटी डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है भाई? बढ़ रही है। कोई मसले वाली बात? आदि रिलेशनशिप कैसा आ रहा है? ऑपोजिट। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। एक्सीलेंट। तो भाई दो कमोडिटीज में जब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो कर्व कैसा बनता है आपका? डाउनवर्ड स्लोपिंग। वाई एक्सिस पे आ गई प्राइस और एक्स एक्सिस पे आ गई क्वांटिटी। बेटा नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो कर्व कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है भाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आ गया आपके पास, कोई मसले वाली बात तो नहीं है? ये लो भाई, ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग आपके पास कर्व आ गया। क्या मेरा डिमांड कर्व मेरे वाई एक्सिस से टकरा रहा है? यस। क्या मेरा डिमांड कर्व मेरे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है? नो। जो बातें मैंने पीछे बताई थी। अब यहाँ पे आओ
बेटा इनिशियली आपके पास ये प्राइस लेवल चल रही है और इतनी क्वांटिटी कंज्यूम की जा रही है, आप ऑपरेट कर रहे हैं पॉइंट ए पे। जैसे ही बेटा आपके पास प्राइस लेवल कम होती है फ्रॉम पी टू P1, इसकी वजह से आपकी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी फ्रॉम Q टू Q1, मूवमेंट अलोंग द कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर इसी को मैं उलट कर दूं कि भाई आपके पास प्राइस लेवल बढ़ जाती है फ्रॉम P टू, तो बेटा अगर आपके पास प्राइस लेवल बढ़ती है फ्रॉम P टू, आपकी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम खरीदेंगे लोग। Q टू, मूवमेंट अलोंग द कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी। कोई मसले वाली बात, कोई टेंशन वाली बात, कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक। अच्छा अब बेटा डायग्राम को सिर्फ बना देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई आपने तीर नहीं मारा। डायग्राम को एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी। ये डायग्राम को एक्सप्लेन किस तरह किया जाएगा यहाँ पे जरा देखिएगा। बेटा एक बात सुनो, आपके पास डिमांड कभी आगे जा रही है कभी पीछे आ रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, या तो प्राइस कम हो रही है या तो प्राइस बढ़ रही है। प्राइस कम होगी तो डिमांड आगे जा रही है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड पीछे आएगी। तो बेटा जब मैं अपनी डायग्राम को एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मैं पहला केस यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि हमारे पास क्या चल रहा है, प्राइस फैक्टर। ये प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, और प्राइस कम होगी तो डिमांड, समझते हैं यहाँ तक बात को। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या आ गया, प्राइस फैक्टर। दूसरे पॉइंट की तरफ जाइएगा। बेटा एक चीज को अगर आप लोग देखो, मेरी डायग्राम में शिफ्ट आ रहा है, मेरी डायग्राम में शिफ्ट आ रहा है या फिर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ। तो दूसरा पॉइंट आपके इस रिलेशन में क्या आ जाएगा भाई, मूवमेंट अलोंग द कर्व, मूवमेंट अलोंग द कर्व। ठीक है, दो बातें आ गई। अच्छा हादी एक बात बताओ, क्या प्राइस एक वाहिद फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी डिमांड में चेंज आता है, क्वालिटी हो गई और भी कुछ चीजें होती होंगी। ऑनलाइन माहिकान और राफे जल्दी से बताएं लिख के, और सर कौन कौन सी चीजें हो सकती है जिससे डिमांड पे अफेक्ट आएगा। सर कॉम्पिटिशन इनकम इन द मार्केट, वेदर, सीजन, टेस्ट, फैशन, इनकम। यार इन सब से भी तो आपकी डिमांड पे अफेक्ट आता है ना भाई। मुझे एक बात बताओ, लोकेशन, एक बात बताओ, हैबिट फॉर्मिंग। अब बात सुनो, सर्दियां हैं तो लोग कॉफी पियेंगे तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, गर्मियां हैं तो लोग आइसक्रीम खाएंगे तो आइसक्रीम की डिमांड, सही है। तो ये सारे क्या कहलाए जाते हैं, ये सारे कहलाए जाते हैं फैक्टर्स अदर देन प्राइस, यानी कि नॉन प्राइस फैक्टर्स। अब तक बेटा मैंने जितनी डिस्कशन की है इस पूरे टॉपिक में, मैंने कहीं भी इनका जिक्र किया नहीं, मैंने कहीं भी इनका जिक्र नहीं किया। यानी कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि इन दिस डायग्राम ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो बेटा जब मैं ये अज्यूम करता हूं ना कि ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिट्रस पैरेबस। और सिट्रस पैरेबस क्या होती है, सिट्रस पैरेबस इज एन assumption where apart from one variable factor, where apart from one variable factor all other factors are constant। तो बेटा वेरिएबल फैक्टर कौन है यहाँ पे, बढ़ भी रही है कम भी हो रही है, बट जितने भी अदर फैक्टर है जैसे कि इनकम हो गया, टेस्ट हो गया, वेदर हो गया, फैशन हो गया, ये सब क्या है, कांस्टेंट। तो बेटा यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, सिट्रस पैरेबस। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, इज एन assumption, is an assumption where apart from one variable factor, from one variable factor, क्या है वेरिएबल फैक्टर, प्राइस फैक्टर, प्राइस, all other factors are constant, जबरदस्त, all other factors are constant। ठीक है जी, कोई मसले वाली बात। अच्छा और लास्ट चीज, बेटा एक बात बताओ, हमारे पास डायग्राम में मूवमेंट हो रही है, या तो मैं आगे की तरफ जा रहा हूं या तो मैं, इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कहेंगे। जब भी प्राइस की वजह से, जब भी प्राइस की वजह से आपके पास मूवमेंट आता, आप आगे या पीछे आते हैं, इसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कहेंगे। बेटा अगर बढ़ रहा है जैसे यहाँ पे हो रहा है मेरे पास फ्रॉम Q टू Q1, अगर बढ़ रहा है इसे आप कहेंगे एक्सटेंशन,
क्या बोलेंगे भाई? एक्सटेंशन। और अगर कम हो रहा है तो इसे आप क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। समझते हैं बेटा बात को? एग्जामिनर लफ्जों में खेलता है। P1 में एमसीक्यूज में अक्सर बोलेगा कि यार मुझे ये बताओ, एक्सटेंशन हो रही है डिमांड में, क्या हुआ होगा? चार ऑप्शन दे देगा, प्राइस बढ़ रही है, इनकम, प्राइस कम हो रही है, इनकम बढ़ रही है, डिमांड कम हो गई, ये वो। अब बच्चे जो है वो प्राइस की जगह कोई और अदर फैक्टर मार्क करके आ जाएंगे। बेटा लफ्ज को पढ़ो, क्या लिखा था एग्जामिनर ने? और एक्सटेंशन हमेशा किसकी वजह से होती है? कोई मसले वाली बात, कोई टेंशन वाली बात? क्लियर है सारी कहानी? इस्माइल समझ गए, आदि समझ गए, अजान सही है। तो बेटा आज के लिए मैं बस इतना ही रख रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक सी क्लास रखी थी, छोटी सी, ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाएं कि यार इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने किस तरीके की चीजें लेके चली। ठीक है, मैं आप लोग कॉपी करने का टाइम दे रहा हूँ, कॉपी कीजिएगा।